नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका दोस्त संतोष बिश्नोई एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। चलिए फटाफट आ जाइए। आज की क्लास हम विधिवत रूप से शुरू करने जा रहे हैं। आज 2 नवंबर 2022 का दिन है और जितने भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं सबको मेरी ओर से नमस्कार और आप सभी का बहुत ही ज्यादा अभिनंदन। चलिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। फटाफट अपना नाम जरूर लिखें। आप अपना नाम लिखेंगे और नाम के साथ अपने शहर का नाम भी। चलिए मैं देख लेता हूं कौन कौन कहां से है। यूपीएससी एनसीईआरटी अंजलि नोखा से दिनेश गुर्जर, वेरी गुड इवनिंग। पवन शिक्षा नगरी कोटा, क्या बात है। चलिए युवराज सिंह, विवेक, दिनेश गुर्जर, राम सहाय मीणा, यूपीएससी एनसीईआरटी के बाद हम बात करने वाले हैं राकू, राकेश बिश्नोई और पवन, विवेक राखेचा, दीपक मीणा, केशवराम जी स्वागत है आपका भी। चलिए माही गुर्जर, जल्दी जल्दी अपना नाम लिख दीजिए फटाफट। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तमाम विद्यार्थी आज की क्लास का आनंद लें। बहुत ही शानदार क्लास होगी। मैं वादा आपसे कर रहा हूं, इस क्लास में आपको बेहतरीन से बेहतरीन जानकारियां देने का प्रयास करूंगा। और मैं ये भी वादा करता हूं कि जो भी कंटेंट बताऊंगा वहां से आपको 6 तारीख को और 12 और 13 तारीख को हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे। आप इस बात को नोट कर लेना। चलिए धर्मवीर जी स्वागत है, मुरारी लाल जी बहुत बहुत अभिनंदन, युवराज जी, कार्तिक जी, डीडी बन्ना, विजय बिश्नोई, धर्म कुमार, जेपी मेहनारिया, शंभू शर्मा, कुमार गौरव, धर्मेंद्र, मुरारी के बाद में करण सिंह शेखावत। चलिए धर्मेंद्र बहुत बहुत स्वागत, युवराज और प्रतीक मीणा, अंकित टेलर कई दिनों के बाद दिखाई दिए। और टेलर साहब कहां चले गए थे। कल्पना चौधरी जी काफी सालों के बाद आई हैं। पवन कुमार और चेतना, बिल्कुल आपका भी स्वागत है। चलिए बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। दिल की अनंत गहराइयों से कोटि कोटि वंदन, सुस्वागतम और अतिथि देवो भव। वैसे मेरे लिए आप ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम से अतिथि हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म पर आप सब लोग आए हो तो आपका स्वागत जरूरी है। योगेश स्वामी जी बिल्कुल आपका भी स्वागत है। भवानी सिंह जी बहुत बढ़िया, आपने भी लिखा। टी आर कोटवाल, विशाल गौड़, चलिए योगेश जी, नरेंद्र जी, माही और सतीश पाटीदार, राम साई मीणा के बाद हरजीत महावर स्वागत है आपका। जयपाल गोस्वामी जी, बिश्नोई रमेश लांबा, योगेश स्वामी मालपुरा वाले, क्या अपने शहर का नाम लिखते हो ना, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे एक बच्चे ने लिखा है कि मैं जयपुर से हूं, किसी ने लिखा मैं बाड़मेर से हूं, किसी ने लिखा मैं आपके जैसलमेर से हूं, किसी ने लिखा बांसवाड़ा, डूंगरपुर। कितना अच्छा लगता है और जब ऐसा लगता है कि पूरा राजस्थान एक हो गया है। चलिए शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास। रघुवीर सिंह जी भाटी साहब बिल्कुल आपका भी स्वागत है और रघुनंदन चतुर्वेदी जी करौली वाले। चलिए शुरू करें आज की क्लास। चलिए दोस्तों, आप सबसे बात करने का वक्त समाप्त हो गया है। सीधा मैं आज के इस लाइव सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर ले जाना चाहता हूं। लिए चलता हूं आज की इस शानदार और जबरदस्त क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। एक बात और दोबारा कह देता हूं, तुम्हारे वनपाल और वन रक्षक की परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन नहीं आ जाए तो मैं भी यहां हूं और आप भी चेक कर लेना। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लेकर के आ रहा हूं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों ये पेपर एक बार, क्योंकि वनपाल और वन रक्षक के जो पेपर हुए हैं उनमें कुछ पेपर बहुत ही गजब के हैं, ज्यादातर पेपर तो हल्के हैं, मजा नहीं आता ना पढ़ने में ना पढ़ाने। कुछ पेपर अच्छे हैं
और उनमें से तो कुछ क्वेश्चन तो और ही गजब के हैं। हम चर्चा करने जा रहे हैं आज के इस पेपर के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कितने लोगों को पहला क्वेश्चन दिख रहा है? प्लीज आप जरूर लिखें। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में सहरिया जनजाति के मेले के लिए प्रसिद्ध है सीताबाड़ी, मांगरोल, शाहबाद और शेरगढ़। क्या उत्तर होगा? हम सब जानते हैं कि सहरिया जनजाति का कुंभ अर्थात उत्तर नंबर 1 सीताबाड़ी। दोस्तों यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ साझा करूंगा जो कि आपके लिए बहुत काम की है। सीताबाड़ी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, केलवाड़ा के अंतर्गत आती है सीताबाड़ी, और शाहबाद तहसील में, और आपका 12 जिला। सहरिया जनजाति की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले एक चीज क्लियर कर लें कि राजस्थान में SC/ST अधिनियम 1976 के तहत राजस्थान में 12 जनजातियां हैं। दोस्तों राजस्थान में SC/ST जो अधिनियम है 1976 वाला, उसके तहत राजस्थान में जनजातियों की संख्या 12 है, रट लेना। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या यदि है तो वो मीणाओं की है, दूसरा नंबर भीलों का है, और तीसरा नंबर गरासिया जनजाति का है, और चौथा नंबर सहरिया। हम सहरिया की चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों सहरिया जनजाति राजस्थान में चौथी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है सहरिया। और आपको याद होगा राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार जनजातियों का प्रतिशत है 13.48%। यह बात भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं सहरिया जनजाति की। राजस्थान में सबसे पिछड़ी जनजाति मानी जाती है और भारत सरकार ने दोस्तों आदिम जनजाति समूह बना रखा है, और इस समूह में शामिल होने वाली राजस्थान की एकमात्र जनजाति है। याद रखें, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो आदिम जनजाति समूह में शामिल है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम बात सीताबाड़ी की करने जा रहे हैं। कहते हैं कि यहां पर सहरिया जनजाति का कुंभ है। दोस्तों किसका कुंभ है? सहरिया जनजाति का कुंभ है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। और अब आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ सहरिया जनजाति का कुंभ अर्थात ये मेला कब भरता है? वो तिथि आपसे पूछी जाती है। आप बताएंगे ज्येष्ठ की पूर्णिमा, ज्येष्ठ की अमावस्या। कौन सी अमावस्या? जेठ की अमावस्या, जिसे बड़ पूजनी अमावस्या कहते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बड़ पूजनी अमावस्या। मैंने आपको कई दफा ये चीजें बता रखी हैं, एक बार फिर बता देता हूं कि राजस्थान में बड़ पूजनी अर्थात जेठ की अमावस्या के दिन सीताबाड़ी का मेला भरता है, जबकि आदिवासियों का कुंभ सोममाही जाखम नदी के किनारे पर बेणेश्वर धाम डूंगरपुर जो कि आदिवासियों का कुंभ है, वो मेला कब भरता है? वो माघ की पूर्णिमा को। बहुत इंपॉर्टेंट है, माघ की पूर्णिमा को। दोस्तों दो बातें याद रखें, पूर्णिमा दो, इसमें पूर्णिमा और इसमें ज्येष्ठ की अमावस्या। तो सीताबाड़ी जेठ की अमावस्या में, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो बेणेश्वर धाम है, दोस्तों ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में पड़ता है। आदिवासियों का कुंभ है, सोममाही और जाखम नदियों का संगम है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो बेणेश्वर धाम है ये नेवटपुरा गांव के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेवटापुरा या नेवटापारा एक ही बात है। और कहते हैं कि बेणेश्वर धाम से थोड़ा सा दूरी पर एक गांव है सबला गांव। दोस्तों सबला गांव, हम सब जानते हैं कि सबला गांव जो कि किसकी कर्म भूमि है? संत मावजी की। दोस्तों रट लेना, संत मावजी जिसको हम निष्कलंकी संप्रदाय का प्रवर्तक कहते हैं। दोस्तों निष्कलंकी संप्रदाय का कहते हैं कि संत ये भगवान विष्णु के निष्कलंकी अवतार माने गए हैं संत मावजी। और संत मावजी के नाम से एक मंदिर बना हुआ है सबला गांव में, जिसे हरि मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? हरि मंदिर। अब आपसे पूछा जाए कि सबला गांव में संत मावजी का पवित्र मंदिर है,
हरि मंदिर और संत मावजी निष्कलंकी संप्रदाय के हैं और इनके उपदेश चोपड़ा के नाम से जाने जाते हैं। बताओ इनका मेला कब भरता है? याद रखें, सेम डे है, एक ही दिन है, अर्थात बेणेश्वर धाम माघ पूर्णिमा और सबला में हरि मंदिर में भी मेला माघ की पूर्णिमा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हम बात सीताबाड़ी की कर रहे थे, ठीक है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मैं देखता हूं आप में से कोई बता सकता है क्या। दोस्तों, राजस्थान के अंदर एक मेला भरता है, कोई बताएगा क्या? देखते हैं। कपिल धारा का मेला, फटाफट कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए कपिल धारा का मेला कहां है। फिर लिख दीजिए कपिल मुनि का मेला कहां भरता है। दोस्तों ये भी बता दीजिए कपिल मुनि का मेला कहां भरता है। फटाफट कमेंट्स बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद में आपको यह बताना है कि राजस्थान के किस जिले में डोल मेला भरता है। दोस्तों डोल मेला कहां भरता है, जिसे श्री जी का मेला कहते हैं, श्री जी का मेला। देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले कौन देता है। दोस्तों आपको बताना है कपिल धारा का मंदिर, जहां पर कपिल धारा का मेला भरता है, आप इसे कपिल धारा का मेला कह सकते हो। कोई बताएगा मुझे? दोस्तों ये कपिल धारा का मेला 12 जिले में भरता है, किशनगंज 12 में, और कपिल मुनि का मेला बीकानेर की कौलाई तहसील में भरता है। दोनों में अंतर इतना ही था, बाकी सेम तारीख को मेला भरता है, कार्तिक की पूर्णिमा। रट लेना, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा दोनों याद रखे। ये 12 में है तो ये बीकानेर के कोलायत में। एक और मैंने लिखा डोल मेला, डोल मेला या श्री जी का मेला। दोस्तों ये जल झूलनी एकादशी कब आती है, कोई बता सकता है मुझे? जल झूलनी एकादशी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी, याद रखें, जल झूलनी एकादशी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी, उस दिन डोल मेला भरता है 12 जिले में, शाहबाद 12 में, जिसे श्री जी का मेला कहते हैं। ब्रह्माणी माता को तो आप सारे ही जानते होंगे, क्योंकि बात 12 की चल रही थी, इसलिए 12 की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना बहुत जरूरी है। ब्रह्माणी माता का मंदिर सौरसेन में भरता है, सौरसेन 12 में। हाँ जी, वो कब भरता है? माघ की शुक्ल पक्ष की, दोस्तों माघ की शुक्ल पक्ष की सप्तमी। अरे रट लेना छोरो, रट लेना, ये है ब्रह्माणी माता का मेला। सौरसेन 12 माघ की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भरता है। कौन सा? सौरसेन 12 में, जिसे गधों का मेला कहते हैं। वैसे गधों का मेला रूणियावास जयपुर में भी भरता है, पता है ना, ठीक है। दोस्तों एक चकड़ी चीज, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया जल झूलनी एकादशी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी, ये बताया मैंने माघ शुक्ल सप्तमी अर्थात ब्रह्माणी माता का मंदिर। एक दोस्तों आपने कभी कभार सुना होगा अरनोद प्रतापगढ़। दोस्तों अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर एक बहुत ही गजब का मेला भरता है, अरनोद प्रतापगढ़ में। आप सभी लोग जानते होंगे अरनोद प्रतापगढ़ क्या है। यहां पर गोतमेश्वर महादेव का मेला भरता है। क्या भरता है? गोतमेश्वर महादेव का मेला भरता है। वेरी गुड, शाबाश। लेकिन आपसे यह पूछा जाए कि बताओ ये मेला कब भरता है, तो याद रखें बैसाख की पूर्णिमा। गजब का क्वेश्चन। दोस्तों बैसाख की पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला भरता है? अरनोद अर्थात प्रतापगढ़। दोस्तों यहां एक चीज क्लियर कर देता हूं, बैसाख की पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। और यदि आप वनपाल और वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे राजस्थान में वाटर पोल पर आधारित जीव जंतुओं की जो गणना होती है वो इसी दिन होती है। याद रखें, जो जंतु जीव वन्य जीव होते हैं ना, उनकी गणना कब होती है? बैसाख पूर्णिमा के दिन, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। तो याद रखें, गोतमेश्वर महादेव का मेला अरनोद प्रतापगढ़ में भरता है और यह भरता है बैसाख पूर्णिमा को। तो मैंने जितने मेले बताए हैं रट के चले जाना, रट के। और ये 12 के पास में झालावाड़ भी तो है। झालावाड़ के 2 गजब के मेले, जो कि दोनों के दोनों पशु मेलों के नाम से जाने जाते हैं। एक चंद्रभागा पशु मेला, कौन सा? चंद्रभागा पशु मेला। दूसरा गोमती सागर। दोस्तों दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों बार बार पूछे जाते हैं। झालावाड़ के अंदर 2 मेले, क्योंकि निकट में जिला यही है, चंद्रभागा पशु मेला और गोमती सागर पशु मेला। एक बात याद रखें, एक बात याद रखें, यहां पर ये कार्तिक में है और ये बैसाख में है। याद रखें, चंद्रभागा कार्तिक के महीने में, यानी कार्तिक की पूर्णिमा,
और गोमती सागर बैसाख की पूर्णिमा। कैसे रटोगे आप, जानो आपका काम। दोस्तों बैसाख पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला? गोमती सागर। और चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा। अरे छोरो रट लेना, सीधे क्वेश्चन आएंगे, सीधे क्वेश्चन आएंगे। अब बताओ क्वेश्चन जाएगा कहां? और 100% एक क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने क्या लिखा? चंद्रभागा कार्तिक पूर्णिमा, गोमती सागर बैसाख पूर्णिमा, दोनों बातें रट लेना। और याद, इसको कैसे याद करोगे? अरनोद और गोमती। अरनोद गई हुई थी गोमती, गोमती झालावाड़ वाली गोमती कहां गई थी? अरनोद गई थी प्रतापगढ़। किसके पास? भगवान बुद्ध से मिलने। तो बुद्ध पूर्णिमा और गोमती, गोमती सागर बैसाख हो गई आपकी बुद्ध पूर्णिमा यानी बैसाख पूर्णिमा, और अरनोद गई थी यानी प्रतापगढ़ गई थी। ऐसे याद कर लेना, काम हो जाएगा। चलो भाई, सहरिया जनजाति की ताबड़तोड़ बातें थी वो पूरी हो गई है, लेकिन एक गजब की बात याद आ गई। सहरिया जनजाति की कुल देवी डोडिया देवी और इसके आराध्य देव तेजा जी है। आपको याद है ना, तेजा जी आराध्य देव। अरे तेजा जी किस जनजाति के आराध्य देव है? याद रखें, किसके हैं? आपको याद रखना है, हमारे सहरिया जनजाति के। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का जवाब आपका पूरा हो गया। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 1 था सीताबाड़ी। अगला क्वेश्चन एक गजब का क्वेश्चन है, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से, सॉरी वैसे तो सामाजिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसको जोड़ेंगे पर्यावरण के साथ। रालेगांव सिद्धि गांव की संपन्नता लाने से कौन सा समाज सेवी जुड़ा हुआ है? अन्ना हजारे, बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, कोई नहीं। दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। वैसे इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 1 होगा अन्ना हजारे। अन्ना हजारे बिल्कुल सही है भाई। चलिए भाई, हम थोड़ी रालेगांव, जो रालेगांव सिद्धि है महाराष्ट्र का एक गांव है, यहां पर हम चल के आएंगे। चलिए हम जाकर के आ गए हैं, अन्ना हजारे से मिल के आए, और अन्ना हजारे लोकपाल आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और जो गले में एक मफलर बांध करके घूमता है ना देश भर में, वो उपज किसकी है? वो रालेगांव सिद्धि वाले भाई साहब की उपज है, याद रखें, ठीक है। हाँ, तो ये अन्ना हजारे हैं। दोस्तों अन्ना हजारे के अलावा एक नाम यहां पर लिखा हुआ था, बड़ा गजब का नाम है, ये बहुगुणा। बहुगुणा एक जाति है। हम बहुगुणा की बात जरूर करें लेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा की बात करेंगे। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिखाऊंगा, रजिस्टर अपना तैयार रखें, काम काम की चीजें मैं बोलता जाऊंगा और आप लिखते जाएंगे। दोस्तों भारत में पर्यावरण की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण, क्योंकि बहुगुणा नाम आया तो सुंदरलाल बहुगुणा को हम पढ़ेंगे। दोस्तों पर्यावरण से संबंधित कुछ आंदोलन है, पर्यावरणीय आंदोलन है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके वनपाल वन रक्षक में पक्का क्वेश्चन आएगा, 100% एक क्वेश्चन आएगा। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर वनों की खातिर, पेड़ पौधों की खातिर कोई शहीद हुआ है, तो वो आपकी 2 महिलाएं हैं, कर्मा और गोरा। दोस्तों रामासनी गांव की कर्मा गोरा, याद रखें, मैं सीधा नाम ही लिख रहा हूं। दोस्तों यहां कर्मा और गोरा, कर्मा और गोरा नाम की 2 महिलाएं हैं, 1604 की घटनाएं हैं, और रामासनी गांव जोधपुर की है। दोस्तों याद रखें, ये 2 महिलाएं जो कि पेड़ों की खातिर शहीद हुई, सबसे पहले पेड़ों की खातिर शहीद होने वाली यही महिलाएं हैं, रट लेना। ये पहली घटना है पर्यावरण की दृष्टि से, 1604। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना हम जानते हैं, खेजड़ली। दोस्तों रट लेना, खेजड़ली जो वैसे बलिदान कह सकते हो, या खेजड़ली में जो घटना घटी है, हम सब जानते हैं कि 1730 में सितंबर के महीने की घटना है, अर्थात भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी, तेजा दशमी जिसको हम कहते हैं, उसी दिन ये घटना घटी थी, और अमृता देवी के नेतृत्व में ये घटना घटी। दोस्तों अमृता देवी के नेतृत्व में ये घटना घटी, और 363 महिला और पुरुष यहां पर शहीद हो गए थे, ये बात आपको याद रखनी है। खेजड़ली वृक्ष मेला यहां पर ही आयोजित होता है प्रतिवर्ष भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन। और याद रखें, केंद्र सरकार ने हाल ही में 11 सितंबर को एक दिवस घोषित किया है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय शहीद दिवस। आप उसके कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे बताएंगे कि उसका पूरा नाम क्या है और पहली बार उसे कब मनाया गया, ये बात आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखनी है।
दो घटना मैंने बताई है। अब मैं आपको वो सबसे इंपॉर्टेंट घटना जो कि चिपको आंदोलन के रूप में जानी जाती है, मैं वहां लिए चलता हूं। चिपको की और बात करेंगे दोस्तों। चिपको आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर चमोली जिले में, दोस्तों उत्तराखंड के अंदर चमोली जिले की एक बहुत बड़ी घटना है। और यहां पर कहते हैं कि पेड़ों को काटा जा रहा था उत्तराखंड में। क्या किया जा रहा था? पेड़ों को काटा जा रहा था। और बात 1972-73 की है दोस्तों। मैं लिख देता हूं 1972-73 की बात है। यहां पर कुछ व्यक्तियों ने पेड़ काटने वालों के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। चिपको का मतलब वो पेड़ों के जाकर चिपकने लग गए। चंडी प्रसाद भट्ट नाम इंपॉर्टेंट याद रखें। नंबर 1 चंडी प्रसाद, दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट जिन्होंने नेतृत्व किया। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट लेडी है उसका नाम है गोरा देवी। दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है, गोरा देवी किस पर्यावरणीय आंदोलन से जुड़ी हुई है? याद रखें, चिपको आंदोलन से। एक गोरा यहां पर भी है, लेकिन वो किसी आंदोलन से नहीं है, वो केवल पेड़ों की खातिर उस समय शहीद हो गई थी। ये गोरा देवी जो है ये उत्तराखंड की थी और चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि इनके नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन आगे चल करके इनके बाद में इस पूरे आंदोलन को प्रसारित किया, नेतृत्व प्रदान करने का श्रेय या आगे बढ़ाने का श्रेय है सुंदरलाल बहुगुणा को। याद रखें किसको है भाई? सुंदरलाल बहुगुणा। रट लेना, सुंदरलाल बहुगुणा को क्या जाता है? चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है। तो ये तीनों के तीनों व्यक्ति चिपको आंदोलन से हैं। तो मैंने 3 घटना आपको अभी बताई है। मैं चौथी घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हम चौथी घटना की ओर जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, 3 घटना। रालेगांव सिद्धि तो मैंने आपको बता दिया, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, है ना। तो इसके बाद में एक आंदोलन है एपीको आंदोलन। दोस्तों एपीको या एपीको आंदोलन, आप इसे एपीको आंदोलन कह सकते हो। दोस्तों वो चिपको आंदोलन था और ये एपीको आंदोलन है। ये भी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं कि पश्चिमी घाट में कर्नाटक के अंदर यह आंदोलन हुआ, पश्चिमी घाट में कर्नाटक में। और यह कहते हैं कि पांडुरंग हेगड़े, दोस्तों याद रखें, पांडुरंग हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े ने इसको नेतृत्व प्रदान किया। दोस्तों ये पश्चिमी घाट में, मैं खास तौर से कर्नाटक को कोट कर रहा हूं, कर्नाटक के अंदर पश्चिमी घाट में यह आंदोलन शुरू हुआ था, एपीको आंदोलन। दोस्तों ये 1980 के दशक में, लगभग 1983 की बात मैं कर सकता हूं, 1983 में यह आंदोलन हुआ। तो याद रखें पांडुरंग हेगड़े के आंदोलन के नेतृत्व में एपीको आंदोलन, यह भी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन था। इसके अलावा एक गजब का आंदोलन आपने सुना होगा, नर्मदा बचाओ। दोस्तों नर्मदा बचाओ अभियान आप सभी जानते होंगे, गुजरात से जुड़ा हुआ है। मेधा पाटेकर आप सभी लोग जानते होंगे। दोस्तों मेधा पाटेकर ये इससे जुड़ी हुई है। और 1985 के अंदर ये आंदोलन शुरू हुआ, सरदार सरोवर बांध से संबंधित है और यहां पर होने वाले विस्थापित होने वाले लोगों से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा आंदोलन था, नर्मदा अभियान या नर्मदा बचाओ के नाम से, नर्मदा बचाओ के नाम से। तो याद रखें एक वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साइलेंट वैली आंदोलन है जो कि केरल का है। दोस्तों साइलेंट वैली ये भी आपको याद रखना चाहिए। साइलेंट वैली ये भी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये भी केरल का है। हाँ, साइलेंट वैली आंदोलन भी किसका है? केरल का। और ये आंदोलन 1978 का है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से एपीको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन और साइलेंट वैली हो गया। और एक गजब का आंदोलन और बच गया है, वो है आपका सिंहभूम जिले का, झारखंड का, जिसे बोलते हैं दोस्तों जंगल बचाओ आंदोलन। क्वेश्चन आया हुआ है कि जंगल बचाओ आंदोलन किस राज्य में चला? जंगल बचाओ आंदोलन दोस्तों ये सिंहभूम जिले का है। कौन से जिले का है? सिंहभूम जिले का है और झारखंड का है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झारखंड के अंदर है, 80 के दशक में है, 1980-82 का है, 80-82 का है। तो इस प्रकार से मैंने कर्मा गोरा की घटना बताई, उसके बाद में मैंने अमृता देवी की घटना बताई, उसके बाद में चंडी प्रसाद भट्ट और गोरा देवी उत्तराखंड यानी चिपको आंदोलन बताया, सुंदरलाल को उससे जोड़ा, और उसके बाद मैंने आपको एपीको आंदोलन बताया, नर्मदा और साइलेंट और जंगल बताओ। मैं गारंटी तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यहां से एक क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिल जाएगा।
चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। रालेगांव के बाद में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, किस देश की सीमा में घुसकर भारतीय सेना ने वर्ष 2015 में आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए। दोस्तों 2015 की बात हो रही है। भारतीय सेना किसी देश की सीमा में घुस गई थी और जहां कर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था, उस देश का नाम बताना है। भूटान है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 बिल्कुल सही है, म्यांमार होगा। चलिए भाई थोड़ी म्यांमार की चर्चा हम करेंगे। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं उन तमाम घटनाओं से जोड़ना चाहूंगा जो आने वाली परीक्षाओं में सीधा का सीधा आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आएगा। दोस्तों सबसे पहले आपकी चीज क्लियर कर देता हूं। जून 2015 की बात है। जून 2015 की बात है, 8-9 जून की बात है। वैसे तो आप चाहें तो मैं 8 और 9 जून लिख देता हूं। दोस्तों ये म्यांमार की बात है। म्यांमार की सीमा में भारतीय सेना घुसी थी और यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। और यहां सर्जिकल स्ट्राइक करने का मुख्य उद्देश्य था, यहां के पूर्वोत्तर के जो उग्रवादी है वो लोग म्यांमार की सीमा में चले गए थे। यानी घटना हमारे भारत में करते, यहां पर घटना घटित होने के बाद वो दौड़ करके म्यांमार की सीमा में चले जाते। तो ऐसी स्थिति में भारतीय सेना ने एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया था। 8 से 9 जून 2015 की बात है, म्यांमार की सीमा में घुस करके। तो ये तो था म्यांमार वाला उत्तर। अब मैं पाकिस्तान की चर्चा आपके साथ जरूर करूंगा, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोस्तों सबसे पहले उरी हमले की चर्चा करना चाहूंगा। उरी हमला आपने नाम सुना होगा। दोस्तों उरी हमला कब हुआ था? वैसे देखा जाए तो 2016 की घटना है, 18 सितंबर 2016। दोस्तों ये उरी हमला कब हुआ? ये हमला हुआ 18 सितंबर 2016, ठीक है। और इसके बाद में इस उरी हमले में हमारे 19 जवान शहीद हो गए थे, आपको याद होगा। 19 जवान शहीद हुए और इस घटना से हमारे देश में आक्रोश हुआ और हमारी सेना ने एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। याद रखें, एक सर्जिकल स्ट्राइक होती है, भारतीय सेना करती है, यानी पाकिस्तान की सीमा में घुसेंगे हम, पाकिस्तान की सीमा में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक। तो याद रखें सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी। ये कब करी थी हमने? ये करी थी 29 सितंबर 2016। दोस्तों ये बात इंपॉर्टेंट है, सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई है? 29 सितंबर 2016 को। और घटना कब घटी थी? 18 सितंबर 2016 को। यह है उरी हमले का जवाब। एक और घटना घटी थी दोस्तों, हम सब जानते हैं, बहुत ही मैं कह सकता हूं बहुत ही कष्टदायी घटना मान लीजिए या बहुत बुरी घटना मान लीजिए, पुलवामा हमला। आप सभी लोग जानते होंगे कि पुलवामा हमला दोस्तों हमारे देश के लिए, हमारी सेना के लिए हौसलों को तोड़ने वाली यह घटना थी, पुलवामा हमला। और हम सब जानते हैं कि यह घटना घटी थी 14 फरवरी 2019 को। दोस्तों 14 फरवरी 2019 को यह घटना घटी थी और इसमें हमारे लगभग 40 सीआरपीएफ के जवान क्या हो गए थे? शहीद हुए थे। यदि आपको याद हो तो 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। और हमने 14 फरवरी के ठीक बाद में, थोड़ा सा बाद में, 26 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक की थी। दोस्तों ये एयर स्ट्राइक है, याद रखें कब की थी भाई? 26 फरवरी 2019 को। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। पुलवामा हमला कब हुआ? 14 फरवरी 2019 को। कितने जवान शहीद हुए? ये 40। और उसके बाद में हमने एयर स्ट्राइक करी थी, वो है एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019 को। पाकिस्तान की सीमा में हमारे जेट विमान गए, सॉरी लड़ाकू विमान गए और हमने वहां पर तोपें बरसा करके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। ये एयर स्ट्राइक थी, 26 फरवरी 2019 की घटना है। और ये उरी हमले का जवाब हमने दिया, 2016 की घटना है ये सर्जिकल स्ट्राइक है। तो ये तो सर्जिकल स्ट्राइक है और ये एयर स्ट्राइक है, ये दोनों आपको याद रखनी है। घटना आपके सामने दोनों की दोनों है, ठीक है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। चलिए दोस्तों इसके अलावा और कोई खास बात होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। हाँ एक चीज मुझे याद आई है, वो भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारे भारत में एक ऑपरेशन पोलो, जो कि बार बार क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन पोलो क्या है आपको बताना है। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? ब्लू स्टार या ऑपरेशन ब्लैक थंडर? ऑपरेशन ब्लैक थंडर। दोस्तों ये सीधे क्वेश्चन बनते हैं, ये ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। और
इसके अलावा वैसे ऑपरेशन ऑल आउट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑपरेशन ऑल आउट ये भी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों आपको क्या क्या याद करना है? ऑपरेशन पोलो, बात 1948 की है, जब हैदराबाद के जो निजाम थे वो पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे, या वो स्वतंत्र अपने आप को रखना चाह रहे थे, तो ऐसे समय में हमारी भारतीय सेना ने वहां पर कार्रवाई की थी, अर्थात वहां पर ऑपरेशन पोलो के माध्यम से पुलिस कार्रवाई हुई, हम सबको पता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये ऑपरेशन पोलो आपको याद रखना है, हैदराबाद से संबंधित जुड़ी हुई घटना है। ऑपरेशन ब्लू स्टार और ब्लैक थंडर, ये हमारा जो स्वर्ण मंदिर है, उस स्वर्ण मंदिर में जो आतंकी घुस गए थे, उससे संबंधित घटना, यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखनी है। ऑपरेशन ऑल आउट, असम के अंदर जो उग्रवादी संगठन है उनका सफाया करने के लिए 2015 में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया गया। ऑपरेशन ऑल आउट 2015 का है। और ऑपरेशन ब्लैक थंडर, या मैं कह सकता हूं ये 1984 का है। और ऑपरेशन पोलो 1948 है। ये भी आपको याद रख लेना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है। एक चीज और मुझे याद आती है, थोड़े दिन पहले की बात है, रूस और यूक्रेन के बीच में कुछ घटना घट गई थी और दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ गई थी, तो वहां पर हमारे भारत के बहुत सारे स्टूडेंट थे, बहुत सारे लोग थे, उनको निकालने के लिए भारतीय सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन गंगा। क्या नाम था भाई? ऑपरेशन गंगा। उसे भी आपको याद रखना चाहिए, ऑपरेशन गंगा। ये यूक्रेन से जुड़ा हुआ है, भारतीय सेना का। और कोरोना काल के अंदर हमने दो ऑपरेशन चलाए, आपको याद होगा। कोरोना काल के अंदर दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। एक है जो कि समुद्र सेतु के नाम से जाना जाता है, हाँ जी, एक वंदे भारत मिशन। दोनों के दोनों आपको याद करने हैं, वंदे भारत मिशन है एक तो, और दूसरा आपका है ऑपरेशन सेतु। दोस्तों ये दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं, ऑपरेशन सेतु। ठीक है, ऑपरेशन सेतु और वंदे भारत मिशन। दोस्तों मेरे को एक बात याद आती है, मुझे लगता है कि आपको वो याद करना चाहिए। आपको याद है ना कि थोड़े दिन पहले इराक में वहां पर तालिबानी जो से सॉरी इराक नहीं, माफी चाहूंगा, अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना की वापसी हो गई थी, और उसके बाद में तालिबानियों ने वहां पर पुनः अधिकार कर लिया, तालिबानी शासन वापस स्थापित हो गया है। और भारत सरकार ने वहां पर फंसे हुए भारतीय लोगों को निकालने के लिए एक अभियान चलाया था। फटाफट कमेंट बॉक्स में उस अभियान का नाम आप लिख दीजिए, वो क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है। ठीक है, तब तक मैं वंदे भारत मिशन की चर्चा कर लेता हूं। वंदे भारत मिशन 2020 में शुरू किया गया, कोरोना काल में। दूसरे देशों में जो भारतीय लोग फंसे हुए थे उनको फ्लाइट के माध्यम से भारत लाने का जो अभियान था वो था वंदे भारत मिशन। और कोरोना काल में ऑपरेशन सेतु चलाया गया, समुद्र के रास्ते से। भारतीय जो नेवी है उसने समुद्र के रास्ते से, समुद्र से जुड़े हुए भारत जो विदेशी दूसरे देश है, वहां से हमारे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु, या आप इससे पूरा लिख सकते हो ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु याद रखें। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ये क्या है? ये भी हमने दूसरे देशों से 2020 में शुरू हुआ, ये भारतीय नेवी का कार्यक्रम है, ये भारतीय सरकार का कार्यक्रम है। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु के माध्यम से हमने समुद्रीय सीमा से हमारे जो फंसे हुए लोग हैं उनको हमने निकालना शुरू किया था। और सबसे पहले आपको याद होगा कोरोना काल में हमारा पड़ोसी निचला देश मालदीव, जहां से हमने हमारे लोगों को निकाला था इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी हैं सारी की सारी चीजें। मुझे तो आप वो नाम आप बताने वाले हो, क्या नाम बताने वाले हो कि अफगानिस्तान में जो भारतीय सेना ने अभियान चलाया उसका नाम क्या है। और ऑपरेशन गंगा भी याद रखें, यूक्रेन वाला है। दोस्तों ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर लेता हूं। यह क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? दोस्तों एक चीज बीच में याद आ रही है, मैं बोलना चाहूंगा, राजस्थान में। वैसे तो मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार से जानकारी YouTube पर देने का मतलब है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इस मार्केट में, YouTube चैनल के मार्केट में, लोग एक क्वेश्चन बताएंगे, उसके 4 ऑप्शन पढ़ करके उत्तर है, उत्तर पर टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। और ऐसा स्टूडेंट चाहते हैं, ऐसा स्टूडेंट इसलिए चाहते हैं कि उनको ज्यादा गहराई में उनको जाना नहीं होता है, उनको ये पता नहीं होता है कि पेपर सेटर का दिमाग कहां तक जा सकता है ना। और जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो उनकी हवा निकल जाती है। मैंने पिछले 2 साल में लगातार स्टूडेंट के लिए क्रांति शुरू की है,
आप सबको पता है इस क्रांति की वजह से आज राजस्थान में हजारों विद्यार्थी नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं। और दोस्तों मैं एक बार फिर से आपसे वादा कर रहा हूं, मैं ये जो मैंने क्रांति शुरू किया इस क्रांति को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे एक विद्यार्थी देखे चाहे हजार देखे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 1000 2000 विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता ही नहीं हूं। मैं ये भी नहीं देखता कि लाइव कितने देख रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं जब पहला क्वेश्चन शुरू होता है और आखिरी क्वेश्चन तक जब मैं जाता हूं तो इन सारी बातों को भूल जाता हूं। मैं केवल मग्न हो जाता हूं किसमें, मुझे क्या पढ़ाना है और क्या जानकारी देनी है। दोस्तों हो सकता है आज इस क्लास के बीच में मैंने ये 2-4 लाइनें बोल दी है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और एक बात और बता देता हूं, पढ़ने वाला विद्यार्थी यदि एक, क्योंकि हर कोई इस बात को नहीं समझ सकता, पढ़ने वाला विद्यार्थी तुरंत समझ जाएगा कि इस बंदे ने जो चीज बताई है क्वेश्चन पक्का यही आएंगे। और परीक्षा में मैंने हूबहू आपको बताए भी हैं, देखो ये क्वेश्चन आया, ये आया, मैं पहले दिन पढ़ा देता हूं और अगले दिन वही क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसा भी आपने देखा होगा। ये बस ये रीजन क्या है, एक बात बताओ, जब क्वेश्चन आया म्यांमार का और मैंने जोड़ दिए सारी घटनाएं, अब जाएगा कहां क्वेश्चन। इसलिए कह रहा हूं किताबों में इतनी जानकारी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। आप चेक कर लो, फलानी किताब में मिल जाए तो मुझे फोन करके, या मेरे नंबर तो आपके पास है, मुझे भी बता देना कहां मिलते हैं, ताकि मैं भी पढ़ लूं। चलो भाई ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया और ये आपका नया क्वेश्चन है। कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कर्क रेखा के सबसे निकट कौन है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। दिल्ली में, नागपुर में, कोलकाता और जोधपुर। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 कोलकाता ही होगा, क्योंकि कलकत्ता यानी कोलकाता ही इन चारों में सबसे निकट है। वैसे हम सब जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये क्वेश्चन दोबारा आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। दोस्तों कर्क रेखा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये भारत है और ये यूं है भारत भाई, ये भारत है, ठीक है, यहां से गुजरती है। चलो भाई ये यहां से कर्क रेखा है, तो याद रखें नंबर 1 गुजरात, याद रखें गुजरात। हाँ एक चीज और है, यदि आपसे क्रम पूछ ले कि पश्चिम से पूर्व का और क्रम बताओ या पूर्व से पश्चिम का क्रम बताओ राज्यों का, हो सकता है आपसे ये पूछा जाए, तो गलती मत करना। सबसे पहले इधर से शुरू कर रहा हूं मैं, पश्चिम से। गुजरात के बाद राजस्थान आएगा, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश आएगा, और उसके बाद में जो अगला स्टेट आएगा वो आएगा छत्तीसगढ़, और उसके बाद में आएगा झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल आएगा। कौन सा आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, और उसके बाद में त्रिपुरा आएगा, और सबसे अंत में मिजोरम आएगा। दोस्तों ये आपको याद रखने हैं, मिजोरम। तो उधर से चलेंगे तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, और इधर से ये क्रम आपको पता होना चाहिए। एकदम इजी क्वेश्चन है, सामान्यतः आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। हाँ अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये सभी राज्य है, इनकी राजधानियों की बात करें कि किसकी राजधानी कर्क रेखा के सबसे निकटतम है, यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे। चलिए भाई दोस्तों यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करें। दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है, मैं सबसे पहले झारखंड की चर्चा कर लेता हूं। दोस्तों झारखंड जो है उसकी राजधानी रांची है, यह भी कर्क रेखा के निकट है। उसके बाद में त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, अगरतला ये भी किसके निकट है, कर्क रेखा के निकट है। और एक और बच गई है आइजोल। दोस्तों आइजोल जो कि मिजोरम की है, इसकी है मिजोरम आइजोल। हम सब जानते हैं कि ये तीनों राजधानियां सबसे ज्यादा निकट है किसके, कर्क रेखा के। अब इन तीनों में यदि बात करें दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही हम क्या कहते हैं, हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो 23.30 डिग्री, आप ऐसे भी लिख सकते हो। दोस्तों 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। अब कर्क रेखा के चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, निकटतम जो राजधानी है वो कौन सी है। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, इनमें से आइजोल जो है वो 23.36 डिग्री पर विराजमान है। दोस्तों 23.36 डिग्री पर विराजमान है आइजोल। और याद रखें रांची है वो 23.11 डिग्री पर विराजमान है, ठीक है।
त्रिपुरा अगरतला जो कि 23.51 डिग्री पर विराजमान है। अब हमें चेक करना है सबसे निकटतम कौन होगी, चेक कर लो आप ही खुद। 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, उसके सबसे निकटतम कौन हो सकती है, बताओ भाई। आइजोल होगी क्योंकि 23-36 है 30 डिग्री, और 30 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर 6 डिग्री तो है, थोड़ा सा ऊपर है तो, और जबकि ये 51 है और ये 11 है तो ये थोड़ी नीचे रह गई, है ना। तो ये 11 और 30 के बीच में इतना फर्क है, 30 और 51 के बीच में इतना फर्क है, 36 और 30 के बीच में इतना फर्क है। सबसे निकटतम कौन हुई इनमें से, तो आइजोल होगी। 2 नंबर पे हम करेंगे झारखंड को करेंगे ना, या ये करेंगे, चेक कर लो भाई। ये हमारे बच गया 19, और ये भी कितना है 30-20, ये ज्यादा है, ये 2 नंबर पे ये आएगी और 3 नंबर पे ये आएगी। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर मूव करूंगा। जबकि राजस्थान में कर्क रेखा के सबसे निकटतम की बात करें दोस्तों, ये हमारा राजस्थान है, ये लो मैंने राजस्थान बना दिया है, और इस प्रकार से हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान है। और राजस्थान का यहां पर वैसे देखा जाए तो ये राजस्थान है, ये ठीक है, और क्योंकि सही बनाना बहुत जरूरी है, ये राजस्थान है। ठीक है, तो यहां पर बांसवाड़ा है और डूंगरपुर दोनों है। ठीक है, तो दोनों के अंदर से निकलती है। हाँ, इतना जरूर है कि कर्क रेखा की लंबाई टोटल 26 किलोमीटर परीक्षा में आ चुकी है दोस्तों। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर परीक्षा में आ चुका है, याद रखें। और कर्क रेखा डूंगरपुर के चीखली गांव से निकलती है, जबकि बांसवाड़ा के बीचों बीच से निकलती है, बांसवाड़ा के बीचों बीच से निकलती है। इसका मतलब बांसवाड़ा का अधिकांश हिस्सा कर्क रेखा, यानी ये बांसवाड़ा है और ये बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा का अधिकांश हिस्सा कर्क रेखा के नीचे है, अर्थात उष्ण कटिबंधीय है दोस्तों। बांसवाड़ा का अधिकांश हिस्सा उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है, याद रखें। जबकि राजस्थान का अधिकांश हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय है, याद रखें, उपोष्ण कटिबंध, क्योंकि 23.5 डिग्री से नीचे और 0 डिग्री के बीच का इलाका उष्ण कटिबंध, 23.5 डिग्री से ऊपर वाला इलाका उपोष्ण कटिबंध है। यदि क्वेश्चन आ जाए राजस्थान का अधिकांश हिस्सा किसमें है, उपोष्ण कटिबंध करना है। और राजस्थान के कितने जिले हैं जो उष्ण कटिबंध में आते हैं, तो 2 जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा का अधिकांश हिस्सा उष्ण कटिबंध में है, रट लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा। वर्षा के जल का पीएच मान कितने से कम होने पर अम्लीय वर्षा कहलाती है। दोस्तों ये सामान्य तौर पर क्वेश्चन आता रहता है, साइंस में भी आता है, भूगोल में भी आता है और जीके में भी। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि वर्षा जल का पीएच मान कितने से कम होने पर वो अम्लीय वर्षा होगी। 5.6 से कम होना, 7.0 से कम होना, 6.5 से कम होना, 6.0 से कम होना। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है, 1 नंबर ऑप्शन होगा, पहला ही उत्तर होगा, यानी 5.6 से क्या होना भाई, कम होना, 5.6 डिग्री पीएच से कम होना। अब मैं आपको समझाता हूं दोस्तों ये पीएच का मामला क्या है। दोस्तों हम बात करें, वैसे मान लीजिए बारिश हो रही है, बारिश होने से पहले हम एक चर्चा यूं कर लेंगे कि एक NO2 गैस निकलेगी और एक SO2 गैस निकलेगी। यदि आपसे पहला क्वेश्चन पूछे कि अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसों के नाम बताओ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये 2 गैसें होती है अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। ये पहली बात याद रखें, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है दोनों। दोस्तों ये गैसें जब निकलती है, ये औद्योगिक कल कारखानों से निकलती है NO2, और हमारे जो यातायात के साधन वगैरह है उनसे निकलती है SO2। तो ये जैसे ही इन्वायरमेंट में जाएंगी, इन्वायरमेंट में जाने के बाद दोस्तों ये मान लो पर्यावरण में फैल गई है, अब बारिश जब आएगी तो ये वर्षा जल के साथ संपर्क में आएंगी। दोस्तों वर्षा जल का मतलब है H2O के साथ, और गैस H2O गैस में है और यहां पर भी H2O अर्थात जल वाष्प है। जल वाष्प के ये जब संपर्क में आएंगी तो दोस्तों ये NO2 गैस एक अम्ल बना लेगी जिसे बोलते हैं हम नाइट्रिक एसिड HNO3। SA2 जब H2O के संपर्क में आएगा तो ये बनाएगा H2SO4। दोस्तों इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात गंधक का अम्ल, इसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है दोस्तों, ये दोनों के दोनों चीजें आपके सामने है। कहते हैं कि ये जो HNO3 और H2SO4
जब वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर आते हैं तो ये आने के बाद में, क्योंकि पानी की पीएच ये गिरा देंगे दोस्तों, इनके मिलने से पानी की पीएच गिर जाएगी। अर्थात पानी की पीएच गिरने का मतलब क्या है? सामान्यतः हम क्या होता है, वर्षा जल को शुद्ध मान लेते हैं दोस्तों, वर्षा जल की पीएच हम 7 के आसपास मानते हैं। अब क्या हुआ, जब HNO3 और H2SO4 इस बारिश के पानी में मिलेगा तो इसकी पीएच घट जाएगी, घट करके पीएच लगभग कितनी हो जाएगी, 5.6 या उससे कम हो जाएगी दोस्तों, 5.6 या उससे कम हो जाएगी, उसे ही हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। आपने देखा होगा कि ताजमहल का क्षरण क्यों हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण। बहुत सारे नुकसान हमारे पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं अम्लीय वर्षा के कारण, तो ये 5.6 से कम है दोस्तों। हम सामान्यतः ये भी जानते हैं कि जो पीएच होती है, क्योंकि दोस्तों पीएच का क्वेश्चन बन सकता है, पीएच मान किसने दिया? सोरेनसन ने। किसने दिया? सोरेनसन ने दिया दोस्तों। पीएच वैसे हाइड्रोजन आयनों की ऋणात्मक लोग क्या होती है, लोगरिथम होता है ना। तो वैसे देखा जाए तो पीएच की बात करें तो दोस्तों पीएच का जो पैमाना होता है उसको हम ऐसे ले सकते हैं, ये लो, मान लीजिए केवल पीएच 7 है तो वो उदासीन है दोस्तों। 7 पीएच, किसी पदार्थ की पीएच 7 होने का मतलब है वो न्यूट्रल है, उदासीन है। पीएच 7 से ज्यादा हो, पीएच 7 से कम हो, 7 से कम का मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1 कुछ भी हो सकती है, ये दोस्तों अम्लीय कहलाती है। क्या स्थिति है? ये अम्लीय स्थिति है। ज्यादा का मतलब 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकता है, ये क्षारीय होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। हम सब जानते हैं कि हमारे जो मूत्र होता है उसकी पीएच 6 से 6.4 होती है, बार बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, याद करें मूत्र की पीएच कितनी होती है? मूत्र की पीएच 6 से लेकर के 6.4 होती है। और दूध जो होता है, दूध हल्का अम्लीय होता है, पीएच 6.6 होती है, याद कर लेना। हमारा जो जठर रस होता है, अग्नाशय रस जिसको हम बोलते हैं, है ना, सॉरी अमाशय रस, जठर रस यानी पेट के अंदर बनने वाला अमाशय रस, उसको हम जठर रस बोलते हैं दोस्तों। जठर रस जो होता है वो भी अम्लीय होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, HCl होता है और उसकी पीएच 1.2 के आसपास होती है दोस्तों। अग्नाशय रस जिसको हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं, जो कि अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा निकलता है, अग्नाशय रस की पीएच होती है 7.4 से 8.3, ये अग्नाशय रस की पीएच है। वेरी इंपॉर्टेंट। लार दोस्तों, हमारी जो लार निकलती है ना, जिसकी लार की पीएच होती है 6.8 से 7.2, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो रक्त होता है, ब्लड दोस्तों, रक्त की पीएच इंपॉर्टेंट है 7.4, याद कर लेना। रक्त की पीएच कितनी होती है? 7.4। और पित्तरस जो होता है दोस्तों, पित्ताशय के द्वारा, सॉरी यकृत के द्वारा निकलने वाला पित्तरस जो होता है, पित्तरस, उसकी पीएच 7.7 होती है। ये बेसिक चीजें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के किनारे है? दोस्तों शेरगढ़ अभ्यारण्य चंबल के किनारे, परवन के किनारे, बनास के किनारे और गंभीरी के किनारे आपके सामने है दोस्तों। वैसे आप चाहें तो इस क्वेश्चन को डिलीट कराया जा सकता है, क्योंकि शेरगढ़ के किले 2 है दोस्तों। शेरगढ़ के किले 2 है। पहला शेरगढ़ का किला जो कि चंबल नदी के किनारे है, धौलपुर में दोस्तों, धौलपुर में चंबल नदी के किनारे शेरगढ़ का किला है। दूसरा परवन नदी के किनारे शेरगढ़ का किला है दोस्तों, ये 12 में है। कहां पर है? 12 में। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। हाँ जी, शेरगढ़ का किला, सॉरी शेरगढ़ अभ्यारण्य पूछा है तो ये 12 परवन ही होगा दोस्तों। शेरगढ़ अभ्यारण्य पूछा है, माफी चाहूंगा, 12 ही होगा, परवन। ठीक है, चलिए भाई, शेरगढ़ अभ्यारण्य पूछा है, इसके लिए खेद प्रकट करूंगा। हाँ, लेकिन यदि शेरगढ़ किला पूछे तो शेरगढ़ किला जो धौलपुर में है वो चंबल के किनारे है, और जो 12 में है वो परवन के किनारे है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने ही क्या अभ्यारण्य न पढ़ करके इसको किला पढ़ लिया, कोई बात नहीं है, फिर भी आप याद रखें दोस्तों। एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि शेरगढ़ अभ्यारण्य के बाद जो मैंने आपको शेरगढ़ का किला बताया है दोस्तों, शेरगढ़ का जो किला बता रहा हूं इसकी चर्चा थोड़ी कर लेता हूं। शेरगढ़ का जो किला है, ये किला पड़ता है 12 में। कहां पर पड़ता है? 12 में। ठीक है, 12 में। और इसका नाम शेरगढ़ किसने रखा? याद रखना, इसका नाम शेरगढ़ रखा शेरशाह सूरी ने दोस्तों। शेरशाह सूरी ने
मालवा अभियान के दौरान, मालवा अभियान के दौरान इसका नाम क्या रखा? याद रखें, इसका नाम शेरगढ़ रखा था मालवा अभियान के दौरान। एक बार क्वेश्चन आया था, शेरगढ़ का किला की परवन नदी के किनारे 12 जिला में है, बताओ इसका निर्माण किसने कराया? मूल रूप से इसका निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी में एक व्यक्ति ने कराया था, देवदत्त नाग ने। दोस्तों किसने कराया था? देवदत्त नाग ने करवाया था 8वीं शताब्दी में। याद रखें, ये शेरगढ़ का किला 12 जिले में है और परवन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? परवन। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो इसके अलावा शेरगढ़ किला ये हो गया। एक शेरगढ़ मैंने अभी आपको बताया धौलपुर में भी रहता है। दोस्तों जो धौलपुर में रहता है उस किले के बारे में थोड़ी चर्चा करें। तो जो शेरगढ़ का किला धौलपुर वाला है, दोस्तों शेरगढ़ का किला, शेरगढ़ किला धौलपुर में, कहां पर है? धौलपुर में। इसकी भी चर्चा हम करेंगे। ये चंबल नदी के किनारे है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आपने कभी सुना होगा कि राजस्थान में हुण हुंकार तोप कहां है? वो यहीं पर ही है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों, हुण हुंकार तोप। हाँ जी, हुण हुंकार तोप यहां पर ही है, ये चंबल नदी के किनारे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका निर्माण मालदेव ने करवाया था। चलिए, तो इस प्रकार से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आपका हो गया है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, दोस्तों ये रहा गजब का क्वेश्चन आपके सामने। वाटर होल पद्धति से वन्य जीव गणना की जाती है। दोस्तों आज के हम जब पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन कर रहे थे तब ये क्वेश्चन आया था और एक बार फिर से आपके सामने स्क्रीन पर है वो क्वेश्चन। दोस्तों ये देखो, वाटर होल पद्धति से वन्य जीव की गणना की जाती है। हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 बैसाख पूर्णिमा ही होगा। दोस्तों बैसाख की पूर्णिमा के दिन क्या होता है? हमारा जो वन्य विभाग होता है वो वाटर होल पद्धति के माध्यम से बैसाख पूर्णिमा, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। और इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन दोस्तों ये वन्य जीवों की गणना करते हैं। क्या करते हैं? वन्य जीवों की गणना। दोस्तों इस दिन ये वाटर होल पद्धति क्या है, होता क्या है कि यहाँ पर वन्य जीव गणना करने के लिए जो कर्मचारी होते हैं वो पेड़ों पर मचान बना करके बैठ जाते हैं। वहां पर बैठते हैं जहां पर पानी का सोर्स होता है, जहां उनको लगता है कि 24 घंटे में पक्का को सभी जानवर पानी पीने के लिए आएंगे ही आएंगे। तो वो क्या करते हैं, उस पानी के सोर्स या वाटर पोल के जो वाटर सोर्स होता है उसके निकट किसी मचान पर बैठ जाएंगे और जो भी जानवर पानी पीने आएगा उनकी संख्या लिखते जाएंगे। हाथी कितने आएंगे, बैल कितने आए, चिंकारा कितने आए, है ना, घड़ियाल कितने, सॉरी बाकी दूसरे जानवर जो भी, टाइगर कितने आए, है ना। तो इस प्रकार से, तो ये है बुद्ध पूर्णिमा और बैसाख पूर्णिमा, आप कह सकते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। राज्य का प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय कब और कहां स्थापित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान का पहला पशु चिकित्सा महाविद्यालय यानी पशु चिकित्सा वेटरनरी कॉलेज की बात हो रही है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 बिल्कुल सही है। यह बीकानेर में स्थापित हुआ था और बीकानेर में 16 अगस्त 1954 को यह स्थापित हुआ दोस्तों। नाम है इसका पशु चिकित्सा महाविद्यालय। वर्तमान में बीकानेर में इसी जो कॉलेज है इसके प्रांगण में ही यूनिवर्सिटी बना दी गई है और उस यूनिवर्सिटी का नाम है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। दोस्तों इसकी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। यह पशु चिकित्सालय है, राजस्थान का एकमात्र पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां है? बीकानेर में। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों, बीकानेर में कहां है, यानी बीकानेर में बन चुका है। क्या बन चुका है? दोबारा से देख लें, पशु चिकित्सा दोस्तों, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान एवं पशु विज्ञान विवि दोस्तों ये बीकानेर में बना है और ये 2010 में। कब स्थापित हुआ? 10 में। ये बात आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वर्तमान में इस पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत राजस्थान में 9 पशुधन अनुसंधान केंद्र संचालित है। हाँ जी, कितने? इसके अंतर्गत वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने पशु अनुसंधान केंद्र संचालित है? केंद्र कितने संचालित है भाई? 9। याद रखें, 9, वेरी इंपॉर्टेंट।
और वो सारे के सारे मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों सबसे पहले बीचवाल याद करेंगे, बीचवाल जो कि बीकानेर में है, और बीचवाल बीकानेर में दोस्तों कौन सी गाय के लिए है? थारपारकर के लिए। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है थारपारकर के लिए। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में थारपारकर गाय के लिए पशु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां की गई है? आपको बताना है बीचवाल बीकानेर में। इसके साथ आपको यह भी बताना है कि चांदन गांव पड़ता है जैसलमेर में। दोस्तों चांदन गांव कहां पड़ता है? जैसलमेर में। यहां पर भी थारपारकर गाय के लिए क्या बनाया गया है? अनुसंधान केंद्र है रट्टलेना। ठीक है। इसके अलावा कोडम देसर, दोस्तों कोडम देसर जो कि बीकानेर में है, कोडम देसर जो कि बीकानेर में पड़ता है, महाराजा गंगा सिंह की पहली राजधानी कोडम देसर दोस्तों ये पड़ता है बीकानेर में। और इसमें कौन सी गायों के लिए यदि पशु अनुसंधान केंद्र है तो याद रखें साहीवाल और कांकरेज। दोस्तों कौन सी है? साहीवाल और कांकरेज। याद रखें साहीवाल और कांकरेज दोनों गायों के लिए कहां है? कोडम देसर में। हाँ जी, कोडम देसर में कौन सी दो गाय है? साहीवाल और कांकरेज के लिए पशु अनुसंधान केंद्र है। इसके अधीन चल रहे हैं कि पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के तहत 9 अनुसंधान केंद्र, जिसमें थारपारकर के लिए 2 है, बीचवाल बीकानेर और चांदन जैसलमेर, और साहीवाल और कांकरेज के लिए कोडम देसर बीकानेर है। तो 3 तो मैंने बता दिए, बाकी कुछ और है वो भी आपको बताना चाहूंगा, क्या पता कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। इसके अलावा और बच गया, यदि आपसे पूछे कि नोहर जो कि हनुमानगढ़ में पड़ता है, कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ में नोहर, जहां पर कौन सी गाय के लिए है? राठी गाय के लिए। कौन सी गाय के लिए है? राठी के लिए। जबकि उदयपुर का जो वल्लभ नगर है दोस्तों, वल्लभ नगर कहां पड़ता है? उदयपुर में। और यहां पर किसके लिए है? गिर गाय के लिए। यह क्वेश्चन आ चुका है। हाँ जी सॉरी, हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है गिर गाय के लिए, वल्लभ नगर उदयपुर, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। एक तकड़ा क्वेश्चन मैं आपको पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, एक याद करना कि चित्तौड़गढ़ के अंदर एक बोजुंदा गांव है। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि बोजुंदा गांव चित्तौड़ में पड़ता है, बोजुंदा चित्तौड़ में किस पशुधन के लिए अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो याद रखना बोजुंदा गांव चित्तौड़ में सिरोही बकरी के लिए। कौन सी बकरी के लिए? बकरी जो है सिरोही बकरी। याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है। सिरोही बकरी के लिए कहां पर है? बोजुंदा चित्तौड़ में है। यह भी आपको याद रखना चाहिए। हाँ, डग झालावाड़ में मालवी गाय के लिए। दोस्तों डग नामक जगह झालावाड़ में है, कौन सी गाय के लिए है? मालवी गाय के लिए। कौन सी गाय के लिए? मालवी के लिए। ठीक है। चलिए, और एक बच गया, वैसे तो एक और बच गया, बीकानेर में भी एक और है जिसमें थारपारकर और राठी दोनों हैं। और एक जो सबसे नवीनतम हमारा अनुसंधान केंद्र है वो है सर मथुरा गांव। बहुत इंपॉर्टेंट है सर मथुरा गांव। दोस्तों सर मथुरा जो कि धौलपुर में पड़ता है, सर मथुरा कहां पड़ता है? अगाई धौलपुर में। अगाई धौलपुर में ये गांव है दोस्तों, धौलपुर में। यहां पर एक नवीनतम अनुसंधान केंद्र है, 2016 में इसको खोला गया या स्थापित किया गया। दोस्तों ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, सर मथुरा धौलपुर में, हाँ ये 2016 में स्थापित किया गया था। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी दोस्तों, वैसे देखा जाए तो राजस्थान के अंदर टोटल जो पशुधन अनुसंधान केंद्र मैंने आपको बता दिए हैं, टोटल 9 है। हाँ जी, और ये जो है सर मथुरा वाला, ये क्या है? बहुउद्देश्य बकरी विकास केंद्र है। दोस्तों इसको याद रखें, बहुउद्देश्य बकरी अनुसंधान केंद्र, बकरी अनुसंधान केंद्र, ये बात आप याद रखें। ठीक है। चलिए भाई, तो इस प्रकार से ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये है, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? चलो भाई चंबल की चर्चा करेंगे। चंबल नदी का उद्गम बूंदी की पहाड़ियों से, छप्पन की पहाड़ियों से, जनापाव की पहाड़ियों से और खमनोर की पहाड़ियों। चलो आपके सामने है सारे के सारे ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 जनापाव की पहाड़ियां होगी, और जनापाव की पहाड़ियां पड़ती है मध्य प्रदेश में। चंबल, दोस्तों वैसे चंबल नदी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि एक ऐसी नदी है जो कि वर्ष भर बहती है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहती है।
चलिए थोड़ी चंबल नदी की चर्चा। चंबल, दोस्तों चंबल नदी वैसे देखा जाए तो सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सरफेस वाटर, सर्वाधिक सतही जल वाली नदी, सर्वाधिक सतही जल वाली नदी। राजस्थान में सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र वाली नदी, अपवाह क्षेत्र भी सबसे ज्यादा, सर्वाधिक। ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये नदी जब मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है भैंसरोडगढ़ में, और उसके बाद में ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करने के बाद कोटा और बूंदी में सीमा रेखा बनाती हुई जब आगे बढ़ती है, आगे चल करके ये यमुना में मिल जाती है। राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है चंबल नदी। चंबल नदी के अंदर या चंबल नदी पर हम टोटल 4 बांध की चर्चा कर सकते हैं दोस्तों। इसके उद्गम से, मैं यहां लिख देता हूं, उद्गम से लेकर के, उद्गम से मुहाने तक, मुहाने तक यदि हम बात करें तो 4 बांध है। 4 बांध, इनका क्रम यदि पूछा जाए तो नंबर 1 गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर, और इसकी क्षमता है 115 मेगावाट। 2 नंबर पे आएगा राणा प्रताप, राणा प्रताप जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है, राणा प्रताप तोड़ में 173 मेगावाट का। 3 नंबर पे आएगा जवाहर सागर, जवाहर सागर ये कोटा में है, इसे कोटा बांध भी कहते हैं, इसमें 99 मेगावाट। और सबसे अंत में बच गया कोटा बेराज, कोटा बेराज, कोटा बेराज, जिसमें क्योंकि यह केवल बेराज है और यह केवल सिंचाई के काम आता है तो यहां कोई विद्युत उत्पादित नहीं होती। दोस्तों एक तकड़ी बात याद आती है, मैं वो भी बताना चाहूंगा। टोटल 386 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जिसमें राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी है कितनी, 50-50 दोस्तों, 50-50% हिस्सेदारी है चंबल में राजस्थान और मध्य प्रदेश की। तो 386 में से 193 मेगावाट ऊर्जा राजस्थान को मिलती है, क्योंकि 386/2 अर्थात 193 मेगावाट राजस्थान को मिलती है। यह है चंबल नदी। दोस्तों ये सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं। एक बात आपको क्लियर कर देता हूं कि चित्तौड़गढ़ के रावतबाटा में राजस्थान का परमाणु संयंत्र है, रावतबाटा में परमाणु संयंत्र है जो राणा प्रताप सागर बांध के निकट है, जबकि कोटा के अंदर एक तापीय संयंत्र है जो कि जवाहर सागर के निकट है। याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में, राजस्थान का सूरतगढ़ तापीय संयंत्र किस बांध के निकट है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सूरतगढ़ तापीय संयंत्र किस बांध के निकट है, तो जवाहर सागर के निकट। जवाहर सागर में ऐसा क्या होता है, जवाहर सागर में गांधी सागर और राणा प्रताप सागर से जो पानी छोड़ा जाता है वो पानी इसमें इकट्ठा होता है, अर्थात ये एक प्रकार से पिकअप बांध है। याद रखें, तो ये चारों बांध आपके सामने थे। ये चंबल नदी की चर्चा थी। चंबल मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच की हिस्सेदारी है 50-50, और टोटल 386 मेगावाट और 193 मेगावाट राजस्थान को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात याद आती है मुझे, वो भी मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों। राजस्थान में हम बात करें, हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, यदि नर्मदा से राजस्थान को पानी कितना मिलता है तो आप याद रखें 0.5 MAF पानी राजस्थान को मिलता है नर्मदा से। चंबल से राजस्थान को कितना मिलता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, चंबल वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है। 1.6 MAF कितना मिलता है, 1.6 MAF पानी मिलता है। व्यास से माही से कितना मिलता है, क्योंकि ये तीनों बार बार आती है, 0.37 MAF पानी मिलता है। दोस्तों ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखें। बाकी मैं चीजें आपको बताता रहता हूं। हाँ, रावी व्यास से आपको पता ही है 8.59%, जो कि बहुत बार मैंने आपको बताया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए भाई, तो इस प्रकार से, जबकि माही परियोजना की यदि हम चर्चा करें तो वैसे माही परियोजना में कई बार बताई है। तो माही परियोजना दोस्तों, माही परियोजना माही नदी पर है और ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान की 45% हिस्सेदारी है और गुजरात की 55 है। दोस्तों ये किस में है, ये है आपके
ये जो हिस्सेदारी है ना, ये हिस्सेदारी ये है आपके माही बजाज सागर बांध में। माही बजाज सागर जो बांध है, उस बांध से जो पानी प्राप्त होगा उस पानी में हिस्सेदारी है। इसका मतलब माही बजाज सागर परियोजना जिसमें पेयजल और सिंचाई के लिए जो पानी है, तो पानी में हिस्सेदारी है 45-55, क्योंकि ये जो गांधी सागर माही बजाज सागर जो बांध है वो निर्मित किया गया 83 तक निर्मित होकर के तैयार हुआ। तो इसमें दोनों राज्यों की हिस्सेदारी है, जिसमें गुजरात ने ज्यादा पैसा खर्च किया था और राजस्थान ने कम, अर्थात 45-55। जबकि यहां इस माही परियोजना के तहत जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है वो 140 मेगावाट होती है। ये विद्युत ऊर्जा जो संयंत्र है ये केवल राजस्थान का है, इसमें गुजरात की कोई हिस्सेदारी नहीं है। इस वजह से यहां की टोटल ऊर्जा राजस्थान को मिलती है। टोटल ऊर्जा किसको मिलती है? राजस्थान को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि नर्मदा में तो 4 राज्यों की हिस्सेदारी है, ये आपको पता ही होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। तो चंबल की बात पूरी हो गई है। हाँ, खमनोर की पहाड़ी से तो आपको पता ही है कौन सी नदी निकलती है, फटाफट कमेंट्स बॉक्स में बताओ भाई, है ना। तब तक मैं आपको शुष्क वन अनुसंधान के बारे में बता देता हूं। चलिए भाई, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आफरी है। वैसे आफरी और काजरी दोनों चर्चा हम कर चुके हैं पहले भी, एक बार फिर बता देता हूं, हो सकता है ये क्वेश्चन भी आ जाए। दोस्तों मैंने लिखा AFRI आफरी, ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने लिखा है CAZRI काजरी। दोस्तों ये दोनों के दोनों ही जोधपुर में है, ये भी जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। और ये भी कहां है? जोधपुर में। एक बात आपको याद रखनी है दोस्तों, आफरी का मतलब होता है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये आपका जोधपुर में, ठीक है। और वैसे ही साहब आफरी नाम कब पड़ा? 1988 में, ठीक है, 1988 में। आपको यह भी याद रखना है कि आफरी का काम क्या है दोस्तों। ये आफरी काम करता है राजस्थान के शुष्क, राजस्थान सहित, वैसे राजस्थान, मैं नाम लिख देता हूं, राजस्थान, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर और दमन दीव, इन सभी जगह पर, इनके सभी इलाकों पर, वो इनके उस इलाके पर जहां शुष्क और अर्ध शुष्क स्थान है, शुष्क और अर्ध शुष्क, तो याद रखें शुष्क और अर्ध शुष्क जो इलाका है, शुष्क और अर्ध शुष्क इलाके में क्या करना है? वन क्षेत्र बढ़ाना है। क्या? देखो, वन क्षेत्र, वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना है, यानी वनावरण करना है, वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। जबकि काजरी की बात करें तो वैसे काजरी दोस्तों, वैसे कई भागों में इसकी स्थापना हुई है, 3 भाग मैंने आपको कई दफा बताए हैं। काजरी पूरा नाम आप देख सकते हैं, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, काजरी। दोस्तों काजरी का विकास 3 चरणों में हुआ है। सबसे पहले 1952 में मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना 1952 में हुई। उसके बाद में मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र की स्थापना, मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में, मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में 1957 में। और आगे चल करके इसका नाम काजरी कब पड़ा? काजरी के रूप में यह स्थापित हुआ 1959 में। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। मरु वनीकरण परियोजना 1952, या मरु वनीकरण केंद्र के रूप में 1952 में स्थापना, उसके बाद में मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में स्थापना 1957 में, उसके बाद में काजरी के रूप में 1959 में। दोस्तों इसका मुख्य काम आपको पता ही है, मृदा का संरक्षण करना, इसका काम चारागाहों का विकास करना, जल प्रबंधन करना, और साथ ही साथ वनों का विकास करना, यह भी करता है, ठीक है। चलिए, तो और पश्चिम राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण फैल रहा है, मृदा का ह्रास हो रहा है, उससे संबंधित आंकड़े तैयार करना और उनका रिसर्च करना, ये सारे काम किसके हैं? काजरी के। काजरी के 5 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है, ये भी आपको पता होगा। 5 में से एक जैसलमेर में है, एक बीकानेर में है और एक पाली मारवाड़ में है। 3 तो राजस्थान में है, चौथा भुज में गुजरात में, 5वां लेह में। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें।
ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। शुष्क अनुसंधान के बाद सीधा मैं आ गया हूं बूंदी जिले में केसरिया जी का मंदिर कहां स्थित है। दोस्तों केसरिया जी का, सीधी सी बात है, केसरिया जी के नाम पर केशोराय पाटन है ना, तो यहां केसरिया जी का मंदिर केशोराय पाटन में ही है। दोस्तों केशोराय पाटन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखें ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला भरता है केसरिया जी का। दोस्तों केसरिया केसरिया जी है ये, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये केशोराय पाटन बिल्कुल सही है, उत्तर नंबर 1 होगा बूंदी में, और ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला भरता है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसके अलावा एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था दोस्तों, वैसे देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ साझा कर देता हूं केशोराय पाटन के बारे में। कर्मचारी चयन बोर्ड का एक फेवरेट क्वेश्चन आपके साथ साझा करना चाहता हूं दोस्तों। कहते हैं एक बार की बात है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान में कहां का क्षेत्र, कहां किस इलाका या कौन सा इलाका जम्बुक रण के नाम से जाना जाता था, किसके नाम से, जम्बुक जम्बुक रण के नाम से कौन जाना जाता था। एक तो आपको याद रखना ये जम्बुक रण के नाम से कौन जाना जाता था, हाँ वेरी गुड शाबाश। और एक बात आपको और याद रखनी है, किसका प्राचीन नाम आश्रम पट्टन था। दोस्तों आपको बताना है आश्रम पट्टन किसका प्राचीन नाम था। फिर आपको बताना है उपकेश पट्टन, उपकेश पट्टन किसका प्राचीन नाम था। फिर आपको बताना है जम्बुकरण हो गया, आश्रम पट्टन हो गया और उपकेश पट्टन हो गया, और उसके बाद में बताना है आपको रामनगर किसका नाम था और जयनगर किसका नाम था, जयनगर, ठीक है। ये 3-4 नाम आपको बताने हैं। और चंपावती जिसे तांबावती भी कहते हैं दोस्तों, चंपावती अर्थात तांबावती, तांबावती किसके नाम है ये भी आपको बताना है। चलिए फटाफट बता दीजिए दोस्तों। एक बात पहले ही बता देता हूं, बूंदी का जो केशोराय पाटन वाला जो इलाका है वो इलाका यानी वो क्षेत्र जम्बुक रण के नाम से जाना जाता था। याद रखना बूंदी का केशोराय पाटन वाला जो इलाका है, जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को जम्बुक रण के नाम से जानते थे, याद रखें पहली बात। और यहां आश्रम पट्टन नाम किसका था, आपके केशोराय पाटन का प्राचीन नाम आश्रम पट्टन नाम मिलता है, ओशिया का प्राचीन नाम उपकेश पट्टन मिलता है। तो मैं लिख देता हूं केशोराय पाटन का प्राचीन नाम, केशोराय पाटन, केशोराय पाटन का प्राचीन नाम आश्रम पट्टन, उपकेश पट्टन नाम किसका है, ओशिया का, ओशिया का प्राचीन नाम उपकेश पट्टन। जम्बुक रण बूंदी के इस इलाके को कहते थे, आश्रम पट्टन वाले इलाके को बूंदी का क्षेत्र इस नाम से जाना जाता था, जम्बुक रण। रामनगर, हाँ जी, वैसे रामनगर तो हम सभी जानते हैं गंगानगर को कहते थे, गंगानगर को, और जयपुर को जयनगर, ये आपको पता ही है। हाँ दोस्तों सीवी जनपद मेदपाट या प्रागवाट किसका नाम है, मैंने बहुत बात बताया है आपको, हाँ जी मेदपाट, मेदपाट सीवी जनपद, सीवी जनपद, हाँ मेदपाट, सीवी जनपद और प्रागवाट, ये तीनों के तीनों नाम किसके हैं दोस्तों, ये तीनों के तीनों नाम वर्तमान उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाला इलाका है ना उसके हैं। प्राचीन समय में यहां पर एक सीवी जनपद होता था, सीवी जनपद का आगे चल करके नाम मेदपाट और प्रागवाट भी मिलता है। तो याद रखें वर्तमान में उदयपुर और चित्तौड़ का हिस्सा जिसको हम मेवाड़ कहते थे, मेवाड़ का प्राचीन नाम, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेवाड़ के प्राचीन नाम बताओ, तो सीवी जनपद अर्थात मेदपाट अर्थात प्रागवाट, और इसकी राजधानी थी मध्यमिका जो वर्तमान में नगरी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, जो इसकी राजधानी होती थी मध्यमिका या नगरी। चलिए ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी जो बतानी बहुत जरूरी थी, ठीक है। केशोराय पाटन के बारे में तो आप जानते ही हैं, हाँ राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में कौन सी मिल है केशोराय पाटन में, लाखेरी बूंदी में राजस्थान की पहली जिप्सम फैक्ट्री, ये भी आपको पता ही होगा। चलिए भाई तब तक मैं आपको अगले क्वेश्चन की चर्चा कर देता हूं। ये आपके सामने ये रहा, यहां क्वेश्चन पूछा गया है 84 खंभों की छतरी का निर्माण बूंदी जिले में किसने कराया। दोस्तों बात है 84 खंभे की, और इसका निर्माण किसने कराया, राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने, रानी नाथावती ने, देवा सिंह ने और उमेद सिंह ने। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा, इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 1 बिल्कुल सही है। इसका निर्माण
राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था और 84 खंभों की छतरी है। और दोस्तों ये बूंदी में है और कहते हैं कि राव राजा अनिरुद्ध सिंह के धा भाई देवा की याद में अनिरुद्ध सिंह ने इसका निर्माण कराया था और इसका निर्माण 1684 में हुआ था, 1684 में, इसलिए इसे 84 खंभों की छतरी भी कहते हैं। राव राजा अनिरुद्ध सिंह बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, हाँ, जबकि रानी नाथावती जो कि अनिरुद्ध सिंह की रानी है, उसने रानी जी की बावड़ी का निर्माण कराया था। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? नाथावती ने। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बूंदी का नाम किसके ऊपर रखा गया? दोस्तों बूंदी का नाम किसके ऊपर रखा गया? बूंदा मीणा पर, बूंदा गुर्जर पर, बूंदा राजपूत पर और उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 1 बिल्कुल सही है, बूंदा मीणा ही होगा। दोस्तों बूंदा मीणा, जिसका यहां पर कोई शासन होता होगा, उसी के नाम पर इसका नाम बूंदी पड़ा था, ठीक है। तो ये बूंदा मीणा ही होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए भाई, आपको पता ही है ना, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। हाँ जी, और बूंदी में तो कजली तीज का त्योहार बड़ा शानदार है। दोस्तों कजली तीज, जिसको हम बूढ़ी तीज कहते हैं, जिसे हम सातुड़ी तीज कहते हैं, बूढ़ी तीज भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया, जबकि छोटी तीज तो सावन के महीने में मनाते हैं हम, सावन शुक्ल तृतीया को, याद है ना, वो सावनी तीज होती है। छोटी तीज हरियाली तीज बोलते हैं, जबकि बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया, और कजली तीज कहां? बूंदी में, याद रखें। 84 खंभों की छतरी मैंने आपको बता ही दी है, रानी जी की बावड़ी मैंने आपको बता दी है। हाँ जी, चलिए अब मैं आप थोड़ी सी चर्चा करूंगा आपके सामने, कौन सी झील बूंदी जिले में नहीं है? शानदार क्वेश्चन, कौन बताएगा इस क्वेश्चन का जवाब? दोस्तों कौन सी झील बूंदी जिले में नहीं है? जेत सागर की बात करें तो वैसे जेत सागर झील तो बूंदी में ही है। दोस्तों जेत सागर झील बूंदी में है। जेता मीणा, जेता जो मीणा है उसने इस झील का निर्माण कराया था, यह बात बिल्कुल सही है, जेता मीणा। सूर सागर, दोस्तों सूर सागर झील की बात करें तो सूर सागर वैसे बूंदी में ही है। एक तकड़ी चीज आपको क्लियर कर देता हूं आज। दोस्तों सूर सागर के बारे में हम बात कर रहे हैं, सूर सागर झील, दोस्तों सूर सागर झील यदि आपसे कोई पूछे तो आप कर देंगे बूंदी, रट लेना, गजब का क्वेश्चन है। जबकि सूर सागर तालाब पूछे, सूर सागर तालाब पूछे तो दोस्तों ये राजस्थान में 2 जगह पर है। सूर सागर तालाब एक जोधपुर में भी है और एक बीकानेर में भी है, एक बीकानेर में भी है। तो ये दोनों बातें याद रखें, सूर सागर तालाब जोधपुर और बीकानेर, जबकि सूर सागर झील बूंदी, ये बात आप याद रखें। अब हम चलेंगे दोस्तों नवलखा सागर। दोस्तों ये नवलखा सागर है, नवलखा सागर झील भी कहां पर स्थित है? बूंदी में ही है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। उमेद सागर, दोस्तों उमेद सागर नामक झील बूंदी में नहीं है। अब आपको याद रखनी है उमेद सागर के नाम से, दोस्तों उमेद सागर झील और बांध, दोनों बातें आप याद रख सकते हैं। झील बांध ये राजस्थान के 2 जिलों में है, यानी जैसलमेर में भी उमेद सागर है और जोधपुर में भी है, लेकिन जोधपुर वाला ज्यादा चर्चा में है, याद रखें। दोस्तों जोधपुर में उमेद सागर है, आप याद रखें कहां पर है? उमेद सागर जोधपुर में है, ठीक है। ये एक बांध भी है, इसे सामान्यतः बांध कहते हैं, तो याद रखें ये बांध है जोधपुर में, ठीक है। एक बात और याद आ गई है मुझे, वो मैं बता देना चाहूंगा कि उमेद सागर नामक जो झील है वो आपके 12 में भी है, लेकिन वो कोई ज्यादा खास नहीं है, इसलिए ज्यादा याद मत रखें, इतना याद रख लें बहुत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर निम्न बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? दोस्तों थोड़ी देर पहले हम चंबल नदी के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि चंबल नदी पर कौन से बांध जो राजस्थान में नहीं है। दोस्तों राजस्थान में इनमें से कौन सा नहीं है भाई? गांधी सागर नहीं है, क्योंकि गांधी सागर मंदसौर में मध्य प्रदेश में है, जबकि राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ रावतबाटा के निकट, जवाहर सागर जो कि कोटा के निकट ही है, कोटा और बूंदी की सीमा पर है, और कोटा बैराज कोटा में ही है, ठीक है। याद रखें राणा प्रताप सागर के किनारे हमारा राजस्थान का परमाणु संयंत्र है, जवाहर सागर के किनारे कोटा थर्मल पावर
या तापीय संयंत्र है। याद रखें दोनों इंपॉर्टेंट चीजें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, सरगासुली में, चोमू में और बयाना में। दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, कैसे याद करना है? विजय स्तंभ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, और हम सब जानते हैं कि बात 1437 की है। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था राणा कुंभा ने। और इस युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया था। 9 मंजिला है, भगवान विष्णु को समर्पित है, और मूर्तियों का अजायब घर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सी मंजिल है जिस पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है? आप मुझे बताएंगे वो कौन सी मंजिल है जिस पर विजय स्तंभ के शिल्पकार जेता पूंजा नापा पोमा, इन चारों की का नाम उत्कीर्ण है? वो कौन सी मंजिल है उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, रानी पद्मिनी का नाम उत्कीर्ण है कौन सी मंजिल पर, यह भी आपको बताना है। दोस्तों ये है विजय स्तंभ। चलिए कोई बात नहीं है, हम चर्चा कर लेते हैं। विजय स्तंभ 9 मंजिला है, भगवान विष्णु को समर्पित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। 5वीं मंजिल पर जेता कूपा पूंजा नापा, इन सब के नाम उत्कीर्ण है। और 9वीं और आखिरी मंजिल पर पद्मावती जो कि चित्तौड़ की रानी थी, उसका भी नाम उत्कीर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 1 बिल्कुल सही है। सरगासुली, सरगासुली का निर्माण जयपुर में करवाया गया ईश्वरी सिंह के द्वारा, और उसने इसका निर्माण कराया और इसके ऊपर चढ़ करके कूद करके आत्महत्या कर ली मराठाओं से डर करके। बाकी चोमू का दुर्ग आप जानते ही हैं, बयाना का दुर्ग भी आप जानते हैं। ठीक है, अंत में ये क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान में पहला सीमेंट संयंत्र कहां स्थापित किया गया? दोस्तों राजस्थान में सीमेंट संयंत्र की बात करें तो लाखेरी, चित्तौड़, रामगंज, सवाई माधोपुर। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 1 बिल्कुल सही है। दोस्तों लाखेरी बूंदी होगा, और लाखेरी में ध्यान रखना चूना पत्थर मिलता है यहां पर। ठीक है, अर्थात ये जिप्सम का पहला संयंत्र है, 1915 में स्थापित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में खूब सारे सीमेंट के कारखाने हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, टोटल 24 कारखाने हैं सीमेंट के। हाँ जी, टोटल कितने कारखाने हैं? 24 है। और एक बार एक क्वेश्चन आया था थोड़े दिन पहले, वो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, वो मैं देख रहा हूं मेरे पास लिखा हुआ है क्या, यदि कहीं मिला फोटो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सीमेंट के कारखाने से संबंधित एक क्वेश्चन है, चलिए वो बता देना चाहूंगा। हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था थोड़े दिन पहले कि राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कौन सा है। एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, वो मैं आपको बताऊंगा। राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना, एक तो सबसे ज्यादा, देखो पहला सीमेंट कारखाना तो लाखेरी बूंदी में है, ये हम चर्चा कर चुके हैं, 1915 में स्थापित हुआ था लाखेरी बूंदी में। ठीक है, ये राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना है। और कलिक निक्सन कंपनी का था, यह आपको याद रखना है, कलिक निक्सन कंपनी ने स्थापित किया था। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में बोल रहा हूं वो क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे नवीनतम सीमेंट कारखाना नागौर जिले में स्थापित किया गया है, मूंडवा नागौर में। दोस्तों मूंडवा पड़ता है नागौर में, जहां पर राजस्थान का सबसे नवीनतम सीमेंट कारखाना है, जिसका नाम है अंबुजा सीमेंट कारखाना। किस नाम से है? अंबुजा सीमेंट कारखाना। सीमेंट कारखाना अर्थात पूरा नाम है अंबुजा सीमेंट मारवाड़, या मारवाड़ सीमेंट के नाम से, मारवाड़ सीमेंट, ये इसका नाम है, अंबुजा सीमेंट मारवाड़ सीमेंट के नाम से। ठीक है, ये राजस्थान का 24वां सीमेंट कारखाना है। अगस्त 2021 में इसका उद्घाटन किया गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। ठीक है, जबकि एक बात याद आ गई मुझे, एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कौन सा है? सवाई माधोपुर वाला। यह क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा थोड़े दिन पहले, और कर्मचारी चयन बोर्ड भी पूछ चुका है, जिसका नाम है जयपुर उद्योग लिमिटेड। दोस्तों याद रखें, जयपुर उद्योग
लिमिटेड, ये क्वेश्चन आ चुका है। जयपुर उद्योग लिमिटेड जो कि सवाई माधोपुर में है। कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। ये एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है और आजादी के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद स्थापित होने वाला राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखें। एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर। मैंने आपको मेन मेन चीजें सारी बता दी हैं। यहां से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये दोनों के दोनों जो मैंने अभी लास्ट में बताए ना, ये क्वेश्चन मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं दोनों क्वेश्चन के। बहुत ही गजब के क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में रिपीट हो सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से ये रहा आपके सामने एक और गजब का क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे पुराना जंतुवाल्य कहां है? दोस्तों वर्तमान में जंतुवाल्यों को जैविक उद्यान में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन ये जैसे इसने क्वेश्चन पूछा है सबसे प्राचीन पुराना जंतुवाल्य, तो वो जयपुर में ही है। 1876 में स्थापित किया गया था जयपुर जंतुवाल्य। राजस्थान में 5 जंतुवाल्य स्थापित किए गए। वर्तमान में 5 जंतुवाल्यों के स्थान पर जैविक उद्यान स्थापित किए जा रहे हैं। राजस्थान का पहला उद्घाटन के आधार पर लोकार्पण के आधार पर पहला जैविक उद्यान सज्जनगढ़ है। 12 अप्रैल 2015 को उद्घाटन हुआ। दूसरा जनवरी 2016 में जोधपुर में माचिया सफारी। 3 नंबर पे है नाहरगढ़ जून 2016 में, और 4 नंबर पे है अभेड़ा दिसंबर 2021 में। इस प्रकार से मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। इस क्वेश्चन का जवाब 4 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 2006 में बाड़मेर जिले में आई बाढ़ में सर्वाधिक वर्षा जल एकत्रित हुआ। कवास में, दूधवा में, बायतू में, उत्तरलाई में। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 2006 में बाड़मेर में कवास में बाढ़ आई थी और कवास नामक स्थान जो है यहाँ पर वर्षा जल भर गया था। बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कि बाड़मेर में जो कवास नामक स्थान है जहां पर 2006 में जो बाढ़ आई उसमें जो पानी फैल गया, उस पानी को किस नदी के माध्यम से निकाला गया, यह क्वेश्चन आया था। कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका उत्तर लूणी नदी माना है। याद रखें, इस बाढ़ में जो पानी था उस पानी को किस नदी से निकाला गया? लूणी नदी के माध्यम से निकाला गया। कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह उत्तर माना है, वो मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की बात हो रही है, आयोग की बात हो रही है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन बताएगा इसका उत्तर? होमी जहांगीर बाबा, बीरबल साहनी और विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होमी जहांगीर बाबा सही है। ये भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 1 होगा। चलिए दोस्तों अंत में मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन रखना है। हाँ जी, राजस्थान का एकमात्र काष्ठ महल, कौन बताएगा इस क्वेश्चन का उत्तर? यूं सोच लो गुरुजी ने को नहीं आवे, मन को नहीं आवे, अब आप बता दो। चलिए राजस्थान का एकमात्र काष्ठ महल यानी लकड़ी का महल कहां पर बनाया गया है? कोटा में, झालावाड़ में, बारां में और बूंदी में। आपको बताना है वो स्थान कौन सा है जहां पर लकड़ी का महल बनाया गया। ये आखिरी क्वेश्चन था, अंतिम क्वेश्चन था। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा, झालावाड़। झालावाड़ बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आज के क्वेश्चन मैंने आपके साथ साझा किए। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और इनकी व्याख्या, शानदार सॉल्यूशन और एक से एक बढ़ करके बेहतरीन जानकारी आपको कैसी लगी जरूर लिखें। दोस्तों अंत में एक बात कहना चाहूंगा, लाइक जरूर कर देना। हो सकता है ये एक लाइक आपकी जिंदगी बदल दे, हो सकता है एक छोटा सा लाइक, क्योंकि आपके लाइक कर देने से ऐसे तो आपके अंगूठे घिसेंगे नहीं, ना आपकी अंगुलियां घिसेंगी, ना आपका बुरा होगा। लाइक कर देने से ज्यादा ये होगा कि लोगों को लगेगा कुछ तो दम है। और तुम लाइक नहीं करोगे चाहे मैं कितना ही जोरदार पढ़ाऊं। कहते हैं ना कई चीजों का एडवर्टीजमेंट जब होता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं इस संसार में, लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब उनका पब्लिसिटी नहीं होती, जब उनका प्रचार नहीं होता, तो वो धरे रह जाते हैं। और इस बाजार में नकली प्रोडक्ट बेचने वाले लोग अखबार के पहले पेज पर एडवर्टीजमेंट करते हैं और उनका नकली माल बड़े विश्वास के साथ लोग खरीदते हैं। समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं? इसलिए जाते जाते लाइक जरूर करें, ताकि आपका एक छोटा सा लाइक उन तमाम विद्यार्थियों की उम्मीदों को पंख दे सकता है जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, और इतनी अच्छी जानकारी उन तक पहुंच जाए, मजा आ जाएगा। चलिए एक बार के लिए मैं जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं तो मैं एक बार देख लेता हूं
बिल्कुल तमाम जो विद्यार्थी देख रहे हैं, चलिए एक बात आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो दिखावटी तो, देखो ऐसा है कि दिखावटी तो संसार में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन आपको लगता है क्या कि मैं सच में दिखावटी हूं? आपको लगता है? ईमानदारी से पढ़ाता हूं, ये तो पता ही होगा, आपको नहीं लगता क्या? बताइए, एकदम सच बोलना, क्योंकि वैसे मैं इंसान देख करके उसकी बातचीत से पता लगा लेता हूं कि कौन इंसान कैसा है। और मेरी जो मैं कह सकता हूं, मेरे जितने भी जानकार लोग हैं वो भी ऐसे ही हैं, क्योंकि उनके कॉमन सेंस बड़े शानदार है, तुरंत बता देते हैं कि गुरुजी आज क्या पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे। इसका मतलब आज क्वेश्चन तो बड़े साफ दिख रहे थे, मुझे लगा कि साफ नहीं दिख रहे होंगे। चलिए आप, थैंक यू आप सभी का, शुक्रिया। हाँ जी, जितेश कुमार कह रहे हैं गुरुजी जल्दी से, आप तो रिपियाड़ो क्वेश्चन ले रहा हो। चलो कोई बात नहीं, मैं रुपए वाला क्वेश्चन यानी इनामी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं, जिसका जवाब आपको देना है। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज जरूर लिखें, कल इससे भी बढ़िया क्लास लेकर के आऊंगा, क्योंकि 6 तारीख को वनपाल का पेपर जो है, और वनपाल में सारे क्वेश्चन जो हम पढ़ा रहे हैं वो आ जाए, ऐसा मुझे आशा है और उम्मीद भी। चलिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत, धन्यवाद। आप तमाम विद्यार्थियों ने इस लाइव क्लास को देखने में रुचि दिखाई और बढ़ चढ़ करके इस क्लास में हिस्सा लिया, शुक्रिया। अब मैं आपके सामने आज का इनामी क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, जिसका जवाब आपको देना है। चलिए दोस्तों, आज का इनामी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों सभी लोग तैयार रहें, आपको इनामी क्वेश्चन का जवाब देना है गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पर, और कल तक के जितने विद्यार्थी हैं हमने इनामी राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है, कल तक के विद्यार्थियों को, ठीक है, यानी 267 विद्यार्थियों को। चलिए दोस्तों आज का इनामी क्वेश्चन आपके सामने, दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर उत्तर देना है। क्वेश्चन आपके सामने है, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सी मिट्टी, यानी बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी का नाम टेलीग्राम चैनल पर लिखना है। दोस्तों बनास अपवाह क्षेत्र में कौन सी मिट्टी मिलती है? कल तक हमने 267 विद्यार्थियों को इनामी राशि दे दी है, प्लस 3 आज जुड़ जाएंगे, यह संख्या बढ़कर 270 हो जाएगी। कल तक 267 ही थे ना? हाँ जी, चलिए भाई, कल तक 267 ही विद्यार्थी थे। हाँ जी, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, सभी लोग तैयार रहे, बहुत बढ़िया। थर्ड ग्रेड पर भी मैंने आपसे एक वादा किया है कि थर्ड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए यानी रीट मुख्य परीक्षा वालों के लिए टॉपिक वाइज कंटेंट लेकर आऊंगा, बिल्कुल बहुत ही जल्द। ये वनपाल परीक्षा होने के बाद रीट पर ही काम करेंगे हम लगातार 2-3 महीने, ठीक है। चलिए भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी लोग आराम से आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं, इतनी गजब की बात है, थैंक यू आप सभी का। चलिए भाई, शाबाश। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? हाँ जी, इस क्वेश्चन का जवाब जिन विद्यार्थियों ने दिया है उन विद्यार्थियों का नाम लेना चाहूंगा। दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट विजेता, सेकंड और थर्ड, 3 विद्यार्थी जो आज जीतने वाले हैं उनके नाम। आज प्रथम विजेता, दोस्तों पहले तो आपको बता देता हूं उत्तर, बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में भूरी मिट्टी पाई जाती है। याद रखें, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी मिट्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है। अब देखते हैं किस किसने सही जवाब दिया है। सबसे पहले जवाब देने वाले विद्यार्थी का नाम है रामराज गोलिया। बहुत बधाई हो रामराज, बहुत बहुत बधाई हो आपको। रामराज गोलिया, रामराज गोलिया के लिए जोरदार तालियां। गोलिया, रामराज गोलिया। उसके बाद में है 2 नंबर पे लक्ष्मीकांत गुप्ता, लक्ष्मीकांत गुप्ता। 3 नंबर पे हैं प्रकाश भाई पटेल, प्रकाश भाई पटेल, प्रकाश भाई पटेल। लेकिन एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, रामराज गोलिया
पहले से इनामी राशि आपको मिल चुकी है। लक्ष्मीकांत गुप्ता, आपको भी पहले से इनामी राशि मिल चुकी है। प्रकाश भाई पटेल 3 नंबर पे हैं। ये जो शुरू के दोनों विद्यार्थी, वैसे तो तीनों विद्यार्थियों के लिए जोरदार तालियां, आप तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड है, लेकिन रामराज गोलिया के स्थान पर जिस व्यक्ति को हम इनामी राशि देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पहले इनामी राशि मिल चुकी है, इनके स्थान पर हम KR साहू, इनके स्थान पर हम जिस विद्यार्थी को आज इनामी राशि देंगे वो है KR साहू। KR साहू, KR साहू के लिए जोरदार तालियां। KR साहू, ठीक है, चलेगा। KR साहू, हाँ जी, तीनों को मिला हुआ है, तो प्रकाश को नहीं है, ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर रामराज गोलिया के स्थान पर KR साहू को, और उसके बाद में है लक्ष्मीकांत गुप्ता के स्थान पर, लक्ष्मीकांत गुप्ता के स्थान पर संजू सैनी को। सही है जी। लक्ष्मीकांत गुप्ता के स्थान पर आज की इनामी राशि मिलेगी संजू को। हाँ जी, संजू को भी मिली हुई है, हाँ जी, ठीक है, संजू मिल चुकी है इनको, है ना। संजू, संजू नाम से जो जो भी विद्यार्थी है उनको इनामी राशि मिल चुकी है, ऐसा हमारी टीम कह रही है। तो संजू के स्थान पर हम रवि कुमार ने भूरी बजाय हुरी लिख रखा है, तो क्या होगा? प्रकाश भाई पटेल मिल चुका है, प्रकाश भाई पटेल का तो नाम आ गया ना, थर्ड। प्रकाश भाई पटेल को तो इनामी राशि मिलेगी। इन दोनों के स्थान पर हम बात कर रहे थे, तो रामराज के स्थान पर तो KR साहू को, अब लक्ष्मीकांत गुप्ता के स्थान पर किसको मिलनी चाहिए वो मैं देख रहा हूं। हाँ जी, किसको? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका नाम क्या है? आप, हमारी टीम आपसे संपर्क कर रही है। इन तीनों विद्यार्थियों के लिए जोरदार तालियां। और बाकी जिन विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया है उनके नाम ले लेता हूं। विशाल गुप्ता, रूपसा नायक, रंजीत आपने गलत लिख दिया, हीरा राम जी प्रजापत, दीपांशु, प्रेम सुख, श्रवण बिश्नोई, आईदान प्रजापत, पिंटू मीणा, विष्णु सोलंकी और मन्नू, वीरेन चारण, इसके अलावा पृथ्वीराज सिंह राठौड़, ननसुख मीणा, HD बाड़मेर, भंवरी गोदारा, ओम प्रकाश चौधरी, रा अनिल आदि आदि। आप तमाम विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया, बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, और कल फिर आऊंगा एक और बेहतरीन क्लास लेकर के। अब तक 270 विद्यार्थियों को इनामी राशि दे दी है हमने। आज के 3 विद्यार्थी जिनको थोड़ी देर बाद में इनामी राशि मिल जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए वाणी को विराम देना चाहूंगा, आपसे विदा लेता हूं, और कल फिर से मिलने का वादा करते हुए शुभ रात्रि बोलने का वक्त आ गया है। और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू आप सभी का, आप लगातार जुड़े रहे, शुक्रिया। गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार।